मंसूर हयात वजदान और शाजर एंट्रेंस पर खड़े थे जब एक लड़की उनकी तरफ आती दिखाई दी। सादा सी जीन्स और टॉप में मलबूस देखकर लगता नहीं था कि वो शादी अटेंड करने आई हो। साथ 3-4 साल बच्चा था उसके साथ और एक लड़की भी थी, वो भी सादा से हुलिये में थी। दूसरी लड़की के इशारा करने पर वो मंसूर हयात की जानिब आई थी। अस्सलामुअलैकुम अंकल, आप ब्राइड के फादर हैं? इस गैर मुतवक्को सवाल पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे थे। शाजर भी माथे पर उलझन की लकीरें लिए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और फिर मंजर बदल गया। ब्राइडल रूम में उस वक्त एक हजूम सा उमड़ आया। हयात विला के सभी बड़े वहाँ मौजूद थे। सबके सब शुश्तर थे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। ताहिरा हयात का चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया था। मंसूर हयात के माथे पर पसीना चमक रहा था। हर चेहरा बेतासुर सा था, जबकि हानिया तो बस टुकर टुकर उस लड़की को देख रही थी जो मुसलसल बोल रही थी। सामने मेज़ पर उसका निकाहनामा मौजूद था, उसकी शादी की और वैसे भी आम रूटीन की कई तस्वीरें अपने मोबाइल पर वो दिखा रही थी। कुछ वीडियोस भी थीं। इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। वो अबरार की फॉरेनर बीवी थी, वो पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी शहरी थी। अंकल सो सॉरी, मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए तकलीफ दे है। किसी भी बात के लिए शादी के दिन इस तरह का सच सुनना मुश्किल होगा, मगर आपकी बेटी एक बहुत बड़े धोखे से बच गई है। मुझे देर से पता चला, वरना शायद इसकी नौबत ही ना आती। वो शर्मसार सी कह रही थी। उसके रख रखाव बता रहे थे कि वो किसी अच्छे ख़ानदानी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती है। नहीं बेटा, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? गलती हमारी है जो बगैर जांच पड़ताल किए उसे बेटी बयाने चले थे। वो इस सब के दौरान पहली बार बोले थे। आवाज़ में सख्ती आ गई थी। सभी इस नई उफ्ताद पर मुज़महिल से दिखाई दे रहे थे। मंसूर, तुम फ़ोन करो ज़ोहरा को। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, जानते हुए भी कि बेटा वहाँ शादी कर चुका है? फिर भी वो हमारी बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती करने चली थी। गफूर हयात की गरजदार आवाज़ में इश्तियाल की चिंगारियाँ थीं। अपनी आपा को कॉल करो और कहो बारात लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी इज्जत उन्हें हमें बख्शनी थी बस काफ़ी है। मज़ीद तमाशा करने की कोशिश की तो मैं ज़रा बराबर भी लिहाज नहीं करूँगा। चट्टानों सी सख्ती लिए वो दुरुस्त सी आवाज़ में दबा दबा सा चिल्लाए थे। ताहिरा हयात उनको पहली बार इस कदर गज़बनाक मूड में देखकर दहल सी गई थी। सर हिलाती हुई वो खुश्क गला तर करती हुई लरसते हाथों से मोबाइल पर नंबर डायल करने लगी थी। अब मैं चलती हूँ अंकल, जो परेशानी का बाइस बनी उसके लिए माजरत। एक लम्हे का वक्फा देती हुई, मैं उसे एक लम्हा वक्फ किए बिना छोड़ देती अगर वो मेरे बेटे का बाप ना होता, मगर अब उसके साथ इसे ले जाऊंगी तो वो तमाम उम्र पाकिस्तान आने को तरसेगा और यही सज़ा होगी उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी, जो सब कुछ जान कर भी ये सब करने चले थे। अटल लहजे में वो बोली तो मंसूर हयात ने उसके सर पर हाथ रखा। शुक्रिया बेटी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बच गई उनके चुंगल से। और फिर वो वहाँ से चली गई थी। कुछ फासले पर ताहिरा हयात मोबाइल कान से लगाए दूसरी जानिब से कॉल पिक होने की मुंतज़िर थे। हाँ ताहिरा, बस निकलने लगे हैं। दूसरी तरफ से ज़ोहरा आपा की उजलत में डूबी आवाज़ आई। क्यों आपा, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो ये सिला दिया आपने? अपने एक बेटे एक बच्चे के बाप से मेरी बेटी की शादी करने चली थी आप। गमो गुस्से से उनकी सांसें उथल पुथल हुई जा रही थी और दूसरी जानिब ये इंकशाफ सुनकर सख्ता छा चुका था। ये क्या बोल रही हो ताहिरा? किसने ये अफवाह फैलाई है? उनकी लड़खड़ाती हुई आवाज़ उनके झूठ की चुगली खा रही थी। उसकी बीवी खुद बच्चे के साथ आई थी और फिक्र मत करें, कुछ देर में वहाँ भी पहुँचती होगी। आप अब अपने बेटे की खैर मनाएं और मेहरबानी करके इधर का रुख मत करिएगा, वरना मंसूर को रोक पाना मेरे भी बस में नहीं होगा और मैं इस बार उन्हें रोकना भी नहीं चाहूँगी। फ़ोन बंद करते ही उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो जाकर हानिया के पास सोफे पर किसी हारे हुए जुआरी की तरह बैठी थी। चोट भी तो वहाँ से लगी थी जहाँ से कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब क्या होगा मंसूर? बाहर मेहमान बैठे हैं, क्या जवाब देंगे सबको? गफूर हयात अब आगे का लाहेअमल सोच रहे थे। मंसूर हयात किसी सोच में बुरी तरह गलता थे, कोई जवाब तक ना दिया। पता नहीं क्यों हर बार हमारा ख़ानदान ही तमाशा बन जाता है। नबीला को मुतवक्के चैमिगोइयाँ परेशान करने लगी थी। ताहिरा ने बड़ी आस से उनकी जानिब देखा था। वो उठकर उनके पास आती उनका हाथ पकड़कर बैठ गई। नबीला भाभी, आप मेरी हानिया को अपना लें, वरना मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग कब देखते हैं गलती किसकी है, मलबा तो सारा लड़की पर ही आन गिरता है। वो भीगी आंखों से मिन्नत कर रही थी। उस वक्त वो सिर्फ एक माँ थी। नबीला ने एक नज़र शोहर को देखा और फिर रसानियत से उनके हाथ से अपना हाथ निकाला। कैसी बातें कर रही हो ताहिरा? मेरा फ़ाद तो हानिया से भी 2 साल छोटा है और बाहर मुल्कों के बच्चे कहाँ माँ बाप की मर्ज़ी पर शादियाँ करते हैं।
मजबूर नजर आते वो कहकर अपना पल्ला झाड़ गई थी। मंसूर ने बड़े भाई की तरफ देखा, वो नजरें चुरा गए। मजीद कुछ भी कहना बेसूद था। हानिया बस चुपचाप सब समझने की कोशिश में फटी फटी आंखें लिए उन सबको देख और सुन रही थी। मंसूर हयात ने उसके सर पर हाथ रखा, फिर उसके पास बैठे। हानिया बच्चे, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला करूं तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा तुम्हें? उनकी नज़रों में किसी फैसले पर पहुंच जाने के बाद सुकून की कैफियत रकम हुई थी। वो उनको देखती रह गई और ज़रा तवक्कुफ के बाद उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मंसूर हयात मुस्कुरा दिए। जीती रहो बेटा। उसकी इस कदर फर्माबरदारी ने उन्हें मसरूर किया था। फखरिया नज़रों से नबीला और गफूर हयात को देखकर बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ जता दिया था। वो शर्मसार से नज़रें चुरा गए। अब वो उठकर ताहिरा हयात तक आए थे। जोहरा आपा के यहाँ रिश्ता देने की जिद तुम्हारी थी और मैंने तुम्हारी ख्वाहिश का मान रखा था। अब हानिया के लिए जो फैसला मैं करूँगा वो तुम मानोगी और इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। वो दो टोक लहजे में कहते बाहर चले गए। वो सर झुका गईं, कुछ बोलने के लायक रही भी कब थी और पीछे सब तहय्युर में डूबे उनके फैसले के बारे में सोच रहे थे। वो अभी भी शौक की कैफियत में था, जैसे बेयकीनी के ज़ेरे असर हो या किसी ख्वाब में जी रहा हो। अब से ठीक 20 मिनट पहले उसका निकाह हुआ था और हानिया मंसूर उसके पहलू में हानिया शाजर बनी बैठी थी। मंसूर हयात ने उसे पूछा नहीं था, बल्कि बहुत मान से हक जताते हुए उसे बताया था कि वो उसका निकाह हानिया से कर रहे हैं। इनकार की गुंजाइश ना तो निकलती थी और ना ही उसका दिल उसे उसकी इजाज़त दे सकता था। वाइट कुर्ता शलवार पर ब्लैक वेस्टकोट पहन रखा था, जो मंसूर हयात ने उसी के लिए बनवाए थे। उसके वजी चेहरे पर खोए खोए से तासुरात थे। वो इतनी जसारत भी ना कर सका था कि अपने पहलू में बैठी पीच एंड स्काई ब्लू कंट्रास्ट के भारी कामदार लहंगे में सजी हानिया को एक नज़र देख पाता, जो अब फ़कत उसकी थी। उसके दिल में किसी गुदास जज्बे ने अंगड़ाई नहीं ली थी। वो तो बस घर के बड़ों को देख रहा था, जो मेहमानों को न जाने क्या तोजी बयान करते मुतमईन करने में जुटे हुए थे। दुल्हा बदलने पर हर तरफ हल्की हल्की सरगोशियाँ हो रही थीं। वो खाली नज़रों से सबको देख रहा था। वो ताहिरा हयात, जिनके होंठों से कल तक मुस्कुराहट जुदा न हो रही थी, अब रंजीदा सी झूठी मुस्कान लिए एक तरफ बैठी थी। जवान पार्टी जो कल ऊधम मचाए हुए थी, अभी उतरे चेहरों के साथ इधर उधर चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। उन सब के चेहरों में सिर्फ एक चेहरा था जिस पर सच्ची खुशी और इत्मीनान कल्ब झलक रहा था। वो थे मंसूर हयात। उनकी तो जैसे कोई देरीना ख्वाहिश पाए तकमील को पहुंची थी। वो किसी से बात कर रहे थे जब उसकी नज़रें खुद पर जमी महसूस करके उसकी जानिब देखा था और फिर खुशदिली से मुस्कुरा दिए थे। जवाब एक फीकी सी मुस्कान ने उसके चेहरे का भी तवाफ किया था। गाड़ी ड्राइव करते वो गाहे बगाहे उस पर भी निगाह डाल रहा था, जिसकी सूं की आवाज़ और कहीं कहीं दबी दबी हिचकियाँ उसे डिस्टर्ब कर रही थी। पहले से उलझा ज़हन मज़ीद मुंतशिर होने लगा था। रुखसती के वक्त उसके धुआंधार रोने से उसने कुछ और ही मतलब अखज़ किया था और उस वक्त भी उसका ज़हन गलत ट्रैक पर ही चल रहा था। गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ाकर अंदर के बढ़ते इज़्तिराब को कम करने की कोशिश की गई थी। पोर्च में आकर गाड़ी रुकी थी। वो सूरत से बाहर निकला और दूसरी जानिब आकर उसकी तरफ का डोर खोले मुंतज़िर खड़ा था। वो चेहरा साफ करती, एक निगाह उसके सपाट हुए चेहरे पर डालती, लहंगा संभालती आहिस्तगी से बाहर निकली थी। वो उसकी तरफ देखने से इज्तनाब बरत रहा था। अब वो उसकी पैरवी में आगे बढ़ रही थी। बाहर पोर्च में लाइट जल रही थी, मगर अंदर घुप अंधेरे का राज था। बिल्कुल अपने मकीन के दिल की तरह साथ साथ लाइट्स रोशन करता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, जो भारी कामदार लहंगे में बमुश्किल बिना सहारे के चल रही थी। निगाहें उस घर के दरो दीवार को तक रही थीं, जो उसके सगे ताया का घर था, मगर अपनी 22 साला जिंदगी में वो कभी इधर नहीं आई थी। सीढ़ियाँ चढ़े अब वो एक कमरे में दाखिल हुआ था। वो उसकी मैयत में दाखिल हुई तो उसने दीवार पर हाथ मारा और सारा कमरा रोशनी में यकदम नहा गया। अब वो एसी की तरफ मुतवज्जो हुआ था। कूलिंग सेट की गई थी, बिना उस पर नज़र गलत किए। वो उन्हीं कदमों से वापस हो लिया था। हानिया ने गर्दन घुमाकर उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। अब वो हवन्नक सी वहाँ खड़ी थी। कुछ देर उसकी वापसी का इंतज़ार करती रही, आखिर थक कर आगे बढ़ी और बेड के किनारे पर बैठती चली गई। सुबह से हुए पै दर पै वाक़यात ज़हन की स्क्रीन पर किसी फिल्म की मानित चल रहे थे। सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्को था कि वो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी। वहाँ बैठे उसे 2 घंटे होने को आए थे, मगर वो जो गया था तो पलटना भूल गया था और शायद वो पलटने का रवादार भी ना था।
इस इंतज़ार को बेसूध जानकर वो उठी थी। कमर तो पहले ही तख्ता मश्क बनी हुई थी, अब तो पूरा वजूद जैसे थकन से चूर था। ऊपर से बेवकूफ़ी का एहसास, रगों पैर में मुजदगी की लहर दौड़ा गया था। उठकर सिंघार मेज़ के सामने खड़े होते हुए उसने अपने होशरुबा सरापे पर एक नज़र दौड़ाई थी। बेशक वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुसलसल रोने से आंखों में उतरा गुलाबीपन उन आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। बेइख्तियार वो सभी जुमले याद आए जो उसको देखकर उसकी कज़न्स और फ्रेंड्स ने अबरार का हवाला देकर उसे छेड़ने की गर्ज से कहे थे। इंसान क्या सोचकर बैठा होता है और कुदरत क्या फ़ैसला किए होती है, इसका अंदाज़ा उन चंद घंटों में हयात विला के मकीनों को अच्छे से हो गया था। अपने जेवरात उतार कर उसने एहतियात से दुपट्टे की पिनें निकाली थीं। उससे फरागत के बाद उसने कमरे में वॉशरूम के लिए निगाह दौड़ाई थी। वहां जाकर चेहरा अच्छे से मेकअप से मुबर्रा करती वो वापस आई थी। कपड़े तो थे नहीं कि चेंज करती, लिहाजा उन्हीं कपड़ों में ही बेड पर आकर दराज होते कंबल ओढ़ा था और सोने के लिए आंखें मूंद ली। वो दिन भर की ज़हनी जिस्मानी थकन का जिस हद तक शिकार थी, सोने के लिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। जल्द ही नींद की आगोश में जाती वो होशो खिर्द से बेगाना होती चली गई। दूर कहीं फजर की अजान की आवाज़ आई तो वो जैसे हड़बड़ाकर कच्ची सी नींद से बेदार हुआ था। सारी रात टेरेस पर टहल कर गुजारने के बाद कुछ देर पहले ही वो वहाँ मौजूद कुर्सी पर नीम दराज सी हालत में बैठा था। जो कुछ भी आज हुआ था वो उसके लिए नाकाबिले यकीन होने के साथ साथ नाकाबिले कबूल भी था। जहन हजार दलीलें दे रहा था जो उसके दिल पर कारी ज़र्ब की मानिद लग रही थीं। अगर आज वो सब कुछ ना हुआ होता तो क्या उसे हानिया हयात के काबिले इतना समझा जाता? हयात विला के मकीन उसे दामाद के रूप में कबूल करते? उसका जवाब था नहीं। वो उसे बेटे के रूप में तो आज तक कबूल कर ना पाए थे, तो इस नए रिश्ते का कैसे एजाज़ बख्शते? बहालत मजबूरी वो कुछ नहीं कर पाए थे, मगर वो जानता था उसकी हैसियत उनके दिलों में रत्ती बराबर भी तब्दील नहीं हुई थी। ये एक मजबूरी में लिया गया फ़ैसला था, अपनी इज्जत बचाने को उठाया गया कदम, जिससे कोई भी दिली तौर पर खुश नहीं था। और हानिया, उसने तो कभी उससे बात तक ना की थी, अब ज़बरदस्ती का शोहर बनाकर उसके सर पर मुसल्लत कर दिया गया था। मगर ये उसे किसी तौर गवारा नहीं था। वो तो एक ख़ास अरसा हुआ हयात ख़ानदान की खुद से नफ़रत महसूस करके ख़ुद को उनसे भी दूर कर गया था। फिर उस पर कैसे अब अजारादारी कायम कर लेता, ये जानकर भी कि उसके दिल में उसके लिए महसूसात तो दूर की बात है, शायद इज्जत भी नहीं है। तभी तो पूरा रास्ता वो खुद पर आई इस नागहानी आफत पर गिरिया विजारी करती आई थी। वो उससे मोहब्बत तो करता था, मगर अपनी इज्जत नफ्स से ज़्यादा नहीं। वो उसे धुतकारे या बहालत मजबूरी अपने गले में पड़े तोक की मानिद समझौता करे, दोनों सूरतें ही नाकाबिले बर्दाश्त थीं। उसके ख़ानदान की नज़र में होना हो, उसकी अपनी नज़र में उसकी बहुत इज्जत थी। वो उसे उसकी जानिब कोई भी पेशकदमी करने से रोक रही थी जिससे मोहब्बत हो। उसकी धुतकार सहना भला आसान होता है क्या? वो उठकर कमरे की जानिब बढ़ा था। पूरा वजूद अकड़न और थकन के आमाजगाह बना हुआ था। उस वक्त एक पुरसकून नींद की उसे अशद ज़रूरत थी। बेड पर सोए वजूद को देखकर एक पल के लिए वो साकित हुआ था। वो पूरी तरह से कंबल में लिपटी आंखों पर एक बाजू रखे सो रही थी। आगे बढ़कर वार्डरोब से कपड़े निकालकर शावर लिया था, फिर वापस कमरे में आकर नमाज अदा की थी, जिसके बाद आसाब ज़रा सुकून की हालत में आए थे। बिस्तर की जानिब बढ़ने से पहले लाइट बंद करते ज़ीरो बल्ब रोशन किया था। मलगजी अंधेरे में वो बेड की एक जानिब सुकड़ कर सोई हुई नजर आ रही थी, दूसरी जानिब दराज होते उसकी तरफ पुश्त की गई थी। कंबल चूंकि उस पर था तो वो बिना कंबल के ही पड़ा रहा। आंखें बंद करते ही उसने हर सोच को ज़हन से झटक देना चाहा। कुछ ही देर में वो नींद की वादी में उतर चुका था। सोते हुए भी बेचैनी और इज़्तिराब उसके चेहरे का अहाता किए हुए थे।